बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक मरतबा फिर मंजूर कर लिया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से आज कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। इस समेत दिन भर जो हम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, आज आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई और इलेक्शन के फंड्स के हवाले से हुकूमत ने बिल जो है वो पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आज 1973 का हमारा जो आइन है उसकी गोल्डन जुबली जी की तकारीब आज हुई और ये 10 अप्रैल 1973 को पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था, लेकिन ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी ये फिर उसी साल 14 अगस्त से हुई थी। तो उसके 50 साल मुकम्मल हुए और उसकी तकारीब हुई, तकारीर हमने सुनी, जो भी सारा दिन उसमें फाइसिया साहब भी तशरीफ लाए और बाकी भी। अब यहाँ जो है वो एक तरह से हम उस पर कोई बहुत खुशियां भी मना सकते हैं, भंगड़े भी डाल सकते हैं 73 के आइन पे, लेकिन एक नुक्ता नज़र मेरा है जो शायद बहुत ज़्यादा काबिल कबूल ना हो बहुत से लोगों को, लेकिन बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं उसको कहने की कुछ जसारत रखता हूँ ये करता हूँ। और वो ये है कि हम आइन नहीं बना सके। पाकिस्तान के क़याम के बाद हम आइन नहीं बना सके और हम मतलब 1956 तक हम चलते रहे और 1956 का एक आइन बना और वो ख़त्म हो गया। फिर 1962 का एक आइन आया, फिर वो 1970 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया और एक तारीख है। उस तारीख की गहराई में जाए बगैर और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, और जो 2 लख्त हो गया पाकिस्तान, तो उसके बाद जो पाकिस्तान बचा या जो मगरिबी पाकिस्तान, उसमें फिर वो जोमा, वो तमाम जोमा जो थे जो उससे वो बैठे, और जब वो तमाम हमारे जोमा जो हैं वो अगर सिर्फ 2 साल पहले बैठ जाते आपस में, 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, तो शायद सकूते ढाका ना होता। लेकिन उस वक्त भी चूंकि हंगर गेम्स, पावर गेम्स, ठीक है, इसमें मुब्तला थे लोग, तो उसकी वजह से आईन आपने बनाया उस वक्त जब मुल्क टूट चुका था। 1973 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 में और आइन बन रहा है 1973 में। ये मेरे ख्याल से एक अजीबो गरीब किस्म का, इसकी कोई ऐसी तारीख नहीं है जिसके ऊपर उनको फख्र किया जाए। 26 उसमें शायद तरामीम हो चुकी हैं, 23 वो 26 कहते हैं, टेक्निकली 23 कहते हैं कि शायद इंप्लीमेंट हुई, 3 उसमें से मंजूर नहीं हो सकी। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं और जो बड़े यानी जो जिनके नामों पे सड़कें हैं, जिनके हम दिन मनाते हैं, जिनकी सारी बातें करते हैं, और बड़े हमारे लिए तो बहुत बड़ा उनका नाम है सबका। लेकिन अगर अब तारीख को एक उसका बगौर मुतालिया करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मेरे साथ खोटे सिक्के थे, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में ही एक जो है वो हंगर गेम्स उनके साथियों के दरमियान शुरू हो गए थे। कभी उनकी एम्बुलेंस, फिर लियाकत अली खान का कत्ल, फिर उसकी तहकीकात नहीं हो रही, फिर जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस रोड पे खड़ी हुई थी तो उसी वक्त जो है वो वहीं पे कराची उस वक्त दारुल हुकूमत था, तो लोग एंजॉय कर रहे थे बैठे हुए, एक बड़ा एक फंक्शन हो रहा था, एक तकरीब हो रही थी, और वहां पर कायद आज़म की एम्बुलेंस रोड पे खड़ी थी। तो बात यह है कि और फिर जब ये
अब आगे चलें तो 1956, फिर मार्शल्लाह जब लगता है तो उस वक्त फिर कौन से लोग किधर जाते हैं, क्या बनता है, क्या मतलब कोई, मैंने आपसे कहा ना कि पहला अशरा या पहले 20 साल या जो भी अरसा, वो कुछ ऐसा है कि जिसमें वो कहते हैं ना, ये जी हो गया सकूत ढाका हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मुजीबुर रहमान पे है, या कोई कहता है याहिया खान, कोई कहता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कोई। लेकिन बीज तो पहले दिन से बोया गया था ना कि लिसानी फसादात हो रहे थे, जबान का इशू था और बहुत सारे इशूज थे जिनके ऊपर बैठ के बात हो सकती थी। लेकिन मैंने फिर वही बात की कि चूंकि हंगर गेम्स थे और इशू सिर्फ पावर का था, बाकी सारी चीजें आप साइड पे रख दें, ठीक है। और जिनको आप कहते रहे भूखे नंगे बंगाली, वो बांग्लादेश आज जो है वो आपसे कई दुनिया भर में बहुत से मकामात पे आगे है। तो बात यह है कि उससे आपने सीखा क्या सीखा आज, मतलब आज क्या हम किस चीज का, यहाँ जो अखबारों में आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात हमने छापे हैं, तो हम उसमें खुशी किस चीज की मना रहे हैं? वो लोग सारे हमारे इंतहाई, मैंने कहा ना कि हमारे जोमा हैं सारे जिन्होंने 73 का ही लिखा, लेकिन ये सारे वो जुमाएं जिन्होंने फिर उसके बाद जो है वो 73 का ही लिखा, और अगर उसमें 2-3 और लोग बैठ जाते तो मुल्क सकूत ढाका ना होता। ये सारे जुमा जो हैं, जो कुछ ही अरसे के बाद फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और मुल्क में मार्शाल्लाह लगा, ये अगर 3-4 साल पहले बैठ जाते तो उसमें मुजीबुर रहमान ही बैठता ना साथ आके, और क्या होना था। तो बात यह है कि, और उसमें भी यानी वो आइन जो है उसमें ऐसी क्या चीज है जो हुकूमत आती है या जो भी यहां पे जमहूरी हुकूमत हो या मार्शाल्लाह लगे या जमहूरी मार्शाल्लाह लग जाए या जमहूरी आमरीत आ जाए, तो अवाम को क्या मिला है इससे? मतलब वो मैं इंतहाई यानी तनकीद भी करता हूं, लेकिन गलत नहीं कहता उस जुमले को कि पाकिस्तान का आइन मोम की एक नाक है जिसको आप जिस तरफ चाहें मरोड़ लें। मतलब जो आइन यही नहीं बता पा रहा कि इलेक्शंस का ऐलान कौन करेगा। अच्छा ये तो तय हो गया जी 90 दिन 60 दिन चलें इस पे, तो ये नहीं ऐलान कर पा रहे कि ऐलान सदर करता है या इलेक्शन कमीशन करता है या गवर्नर करता है या कौन करता है, खुदा जाने, यही नहीं पता। और जिस दिन तकारीब हो रही हैं उसी दिन जो है ये झगड़ा पड़ा हुआ, और आज के दिन तो आपको हमें बदहैसियत कौम, आइन है ना, आइन पाकिस्तान है, जैसा तैसा जिस हालत में भी वो है, जिसने आइन बनाया और कहा कि आइंदा कोई यहां पर गैर जमहूरी कदम उठाया गया तो उसकी सजा मौत है, तो उसी को सजा मौत मिल गई, भुट्टो साहब को जी। तो बात, अच्छा भुट्टो साहब को जिन्होंने लगाई वो आज उधर बैठे हैं, उधर से उधर बैठे हैं, उधर वाले उधर बैठे हैं, मतलब वो तालियां बजा रहे हैं, मतलब जियाउल हक साहब का नाम नहीं आना चाहिए, अच्छा जी मुशर्रफ साहब का नाम भी नहीं आना चाहिए, सारे हैं ही उन्हीं के लगाए दौरों के लगाए हुए गमले हैं सारे, कोई यूब खान कोई फलान ने मांगा। बात ये सारी कि ये एक वो आप कहते हैं ना सो कॉल्ड जो आपके यहाँ स्टार्ट होते हैं ना डेमोक्रेट्स, आपके यहाँ बड़े जमहूरियत के अलम बरदार है, उनके जरा असासे चेक करें तो आपको पता चलेगा कि जमहूरियत के नाम पे भी हर नाम पे कभी कोई मजहब, लिसानियत, फलाना निज़ाम, ढिमाकना निज़ाम, एनजीओज, बड़े थोड़े लोग आपको, यानी एक तो है ना मतलब एक होता है उलमा के बगैर तो बात नहीं बनती ना। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो सियासत के अंदर उसको, लेकिन उलमा है, ठीक है, जेन्युइन इश्यूज जो हैं वो आपके हैं, बलोचों के हों या सिंधियों के हों या वो शहरी इलाकों में रहने वाले सिंधियों के हों या वो पंजाब के अंदर हों। आपके ख्याल से पंजाब के अंदर जो बड़ी मसावत है, वहां पे जो वडेरे हैं पंजाब के वो बहुत ख्याल रखते हैं अपने काश्तकारों का, ठीक है, या अपने गरीबों का, मजदूरों का,
या खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब सारे मुल्क में तो बात ये है कि बदमाशियाँ तो एक हो जाती है अल्टीमेटली जाके पावर हंगर गेम्स में। अब ये यहाँ पे तो एक तरह से खुशी भी है कि जी आइन तो बना ना हमारा, जी। कोई एक चीज तो है जो हम दिखा के दे, लेकिन वो आइन जो है फिर वो उसका हुआ क्या, उसमें भी तो बहस हो ना। 17वीं तरमीम तो 8वीं तरमीम तो 12वीं तंजीम तरमीम। तरमीम तो ये तरमीम तो वो तरमीम तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब बड़े जबरदस्त शख्सियत थे, तो उनसे एक दफा बात हुई तो मैं पहले भी तो इतना बड़ा वो एक कराची से इस्लामाबाद आ रहे थे, तो उनके पास ना फाइल्स थी बहुत सारी, तो मैंने कहते हैं वो मुझे, मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब का दौर था या उससे पहले कोई, हाँ मुशर्रफ साहब के जब इमरजेंसी सेकंड इमरजेंसी, तो रास्ते में बात हो रही थी जहाज में, तो कहते हैं कि मैंने कहा जी, कहते हैं वो मुझे बुलाया है तो मैं तो जा रहा हूँ लेके, मैंने कहा पीरज़ादा साहब, कहते बैठो बैठो यार इधर ही साथ ही बैठ जाओ, मैं बैठ गया जहाज में। तो मुझे कहते हैं कि यार, मैंने कहा जी इतनी सारा आपने एकदम से तैयार कर लिया, तो मुझे आगे हंस के कहते हैं डॉक्टर साहब इतनी पहले से तैयार पड़ा होता है, मैं बस थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे करके, मुझे पता होता है जब कॉल आती है ना मुझे, तो मुझे किस लिए बुलवाया गया, तो मैं झाड़ पोंछ करके वो इधर उधर से चीजें ऊपर नीचे करके, तो मुझे पता होता है मुझे किस लिए बुलवाया गया है। मतलब किसी ने अलग उठाना होगा, किसी ने आगे पीछे करनी होगी चीजें, आइन के अंदर कोई ढूंढनी होगी चीज, कभी वो चीज किसी मार्शल्ला के को फायदा देगी, कभी किसी जो है वो सियासी जमात को फायदा देगी जो इक़्तिदार, तो मतलब वो उसके वकील होंगे, वो उनके, वो एक धंधा दायरों का सफर चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, और आज जो है ना इस तरह की तकरीब, इसको बड़े अच्छे लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर, और इसमें सियासी तकरीर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से वो जो प्लेटफॉर्म है वो मुकम्मल तौर पे उसको भी, वो भी गालम गलोच के लिए इस्तेमाल हुआ। वहां बात होनी चाहिए थी कि इस आइन के अंदर बुनियादी हकूक क्या हैं, इस आइन की थोड़ी सी तारीख बयान होती, इस आइन का थोड़ा सा ये बयान होता कि कहाँ कहाँ फेलियर्स हैं हमारे, जी। मतलब वो सब ने अपने अपने पॉइंट, सब सब मासूम, सब देखें ये वो हमने, हम तो ये हमने, इसकी भी कुर्बानी है, इसकी भी कुर्बानी है, इसकी भी कुर्बानी है, इसकी भी कुर्बानी, सबसे बड़ी कुर्बानी ये कि असासे चेक करें जरा, मतलब इतनी कुर्बानियां दी हैं कि उसके नतीजे में लोगों के अकाउंट्स में मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए हैं कुर्बानी में। ऐसी कुर्बानियों में तो सदके वारी जाना चाहिए। अवाम को जिनको आटा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, गैस खत्म हो रही है, आईएमएफ का सर पैर नहीं है, तो मतलब है कि वो सब, अच्छा मतलब सब कुर्बानियां देके बैठे अपने अपने अकाउंट, ओ भाई खुदा का होता है कुर्बानी अपने अकाउंट में से पैसे दे दें थोड़े से, एक चवन्नी भी देंगे तो ये $1 बिलियन, एक 100 अच्छा लोगों को समझ नहीं आती, $100 बिलियन से ज्यादा है। कई लोग हैं ना 100 बिलियन 100 बिलियन विद अ बी, अकाउंट में बड़े पैसे, प्रॉपर्टीज हैं, वो नहीं देनी, कुर्बानी ले लें हमसे तकरीरों में। तो बहरहाल अब हमारी सियासी जमातें, मेरे ख्याल से आज का प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसमें वो ये अपने मंशूर या जो वो जो 73 का आइन बनाते वक्त भुट्टो साहब की क्या फीलिंग्स होंगी, एक तकलीफ होगी जाहिर है, खुशी तो कद के तो दिन नहीं थे ना, या बाकी जितने भी लोग साथ थे, मुफ्ती महमूद साहब हों या जो साहब हों जो भी थे उस वक्त, तो एक तकलीफ की फीलिंग थी, मुल्क जो है उसमें एक टूट चुका हुआ और नहीं, और बड़ा बड़ा अच्छा हुआ ना उस वक्त, बड़ा मतलब एक अच्छी डॉक्यूमेंट आई आपके सामने। वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये पहले हो जाता, 4 साल 5 साल पहले ये लिखा जाता, 67 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता, सारे लोग बैठ जाते। फर्ज करें ये आइन लिखा जाता 56 में, 58 में, 48 में, 47 में, 20, तो आप कहीं और होते। और क्या ये इशू ये एक दिन का खेल तो नहीं है कि ढाका में ये हो गया और 1970 में या खान आ गए भुट्टो, नहीं, ये तो पहले दिन से चल रहा है ना मामला। बहरहाल अच्छा, अब इशू ये है कि फिर वो आइन का मामला कि आइन के तहत क्या होना चाहिए, 60 दिन 90 दिन 60 दिन कौन करेगा, पार्लियामेंट खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट खड़ी है सामने, कौन से आईनी, कौन से जमहूरियत के चैंपियन, कौन क्या क्या डॉक्टर साहब, आइन के जरिए आप नहीं, क्या नहीं, इंतखाबात का कोई सही शफाफ आप तरीका छोड़ आप देना, देखते ये हैं? तो जैसे भी जो कहते हैं ना, वो जो चाहे उसका हुस्न का महसास करे, ये तो छोड़ दें आप, ये तो जैसे अब जहां पे खड़ी हो गए हम जाके,
तो यहाँ पे तो आइन को तो रख दें, पास लोगों को तो समझ ही नहीं आइन, यानी ना पार्लियामेंट को समझ आ रहा है, उधर उधर वो तकसीम है, उधर वो तकसीम है, उधर वो टूट रहे हैं, उधर वो टूट रहे हैं। बुनियादी बात कोई नहीं बता रहा कि आईएमएफ के साथ मामलात कहाँ अटक गए जाके, और हमें पैसे कब मिलेंगे, क्या शराइत हैं, ये कोई। और जहां पे मुल्क है इस वक्त, मुल्क के आप हालात तो देखें, सिक्योरिटी हालात, मुल्क के माशी मसाइल, ये जो अदारों के अंदर तकसीम है, और लोगों की महंगाई से जान निकली हुई है। इस वक्त हमारे लिए कोई इस वक्त तालियां बजाने का वक्त है, और जबकि हर एक को पता है कि ये हंगर गेम्स हैं, हर एक को पता है कि हंगर गेम्स हैं। बिल्कुल है। देखिए वो दौर जो था ना नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब वाला, या और बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग, बाचा खान, आप 100,000 उनके नजरियात से इख्तलाफ करें, मौदूदी साहब, मौलाना मौदूदी, आप मैंने कहा ना ख्यालात से, शाह अहमद नूरानी साहब, आप उनके ख्यालात से इख्तलाफ करें, अकबर पुख्ती साहब, खैर बख्श मरी साहब, आप ख्यालात से उनके हजार 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 दफा, अताउल्लाह मेंगल साहब, इवन जीएम सैयद, आप उनके ख्यालात से इख्तलाफ करें, उनके बैंकों के अंदर अरबों अरबों खरबों नहीं पड़े हुए थे, मतलब सियासी तौर पे आप इख्तलाफ हजार करें उनके साथ, लेकिन अब तो कुछ, यानी सियासी तो छोड़ दें, वो इखलाकी पस्ती है ना। सियासी तो छोड़ देंगे, नजरियात क्या हैं क्या नहीं है, कोई उधर से उधर जाए उसको छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद बात क्या होती है कि जज साहिबान के इखलाकी हैसियत, तो भाई कह कौन रहा है, कह कौन से लोग रहे हैं, किनको कह रहे हैं। अच्छा, इधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, जहां देखें आप, वो माशरा जब नीचे जाता है तो बहैसियत मजमूई जाता है ना हर जगह। आप कहते हैं यार ये तो पहले बड़ा अच्छे यहाँ पे ये सर्विसेज इन एयरपोर्ट्स पे बड़ी अच्छी होती थी, या बड़े मुख्तलिफ किस्म के लोग होते थे, ये होता था, तो पूरा माशरा नीचे जाता है ना, तो बहैसियत माशरा नीचे गए हैं सब। तो अब इसके ऊपर जो है वो अब वहीं फंसे हुए हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अभी करारदाद, काबीना का इजलास कल हुआ, फिर आज हुआ सुबह, फिर आज काबीना के इजलास के अंदर वो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, अच्छा इसको पार्लियामेंट के आगे कर देते हैं। हाँ। पार्लियामेंट के आगे चला गया, पार्लियामेंट ने जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया, खूब उसमें कोसा अदालतों को, खूब सबने अपने अपने कहानियां सुनाई, बहुत से लोगों के साथ अदालतों ने बहुत ज्यादतियां की हैं, इसमें कोई शक नहीं। भुट्टो देखें, भुट्टो साहब का मामला, इसके ऊपर किसी की दो राय नहीं है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमात बने, कई मुकदमात पे सवालिया निशान उठ सकता है, लेकिन कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो कि जिनका कोई सर पैर समझ नहीं आता, ठीक है। और ये सबके साथ हुआ, ये सियासतदानों में सबके साथ हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबका सभी गलत हुआ, कुछ तो चीजें हैं ना। अगर हम कहें कि कुछ, और सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं हो रही, ये ज़हन में रखें, उसमें आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी इन 75 सालों में शामिल है, ठीक है। तो बात ये सारी कि इसमें सब आते और सब बैठते, सियासी तकारीर, फिर वही पीटीआई, इमरान खान सेलेक्टेड, फलाना दिमाग ना, ये आप आइन का बना रहे हैं, तो इसके अलावा कोई टॉपिक है ही नहीं किसी के पास बात करने के लिए। आइन को अगर बने 50 साल हो गए हैं तो किसी के पास कोई जिक्र ही नहीं है करने के अलावा। तुम सिलेक्टेड थे, तुम फलां थे, तुम ये थे, तुम वो थे, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने, सब अपना अपना जो है वहां पे उसको सेटल कर रहे हैं खड़े हुए। तो मुझे कोई खास जो है मतलब तकारीर सुन के तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो इस मौके पे होती है आज के दिन, सवाए इसके कि हम ये सोचें कि ये एक डॉक्यूमेंट बहरहाल है तो सही ना 1973 का, लेकिन उसका हशर क्या किया है, उसका हशर क्या किया है। उसी में से मार्शल्ला निकल के आ गया, उसी में से मुशर्रफ साहब आ गए, फिर मुशर्रफ साहब वापस भी चले गए, उसी में सब कुछ हो गया, उसी में लोग गायब हो जाते हैं, उसी में आज़ादी इज़हार राय, ये सारी जमातों को पता ही नहीं क्या होता है, जब उधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, मतलब वो सिलेक्टेड हैं तो ये मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है, बाकी सारे प्लीज। तो मतलब बस इशू ये सारा कि वो जो है ना सब एक ही उसमें जो है ना, मतलब मैं, अच्छा इसमें अच्छे जो लोग हैं वो फिर पाबंद हो जाते हैं। इसमें बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस में बहुत सारे लोग थे जिनको आप प्राइवेटली मिले ना तो आपको अभी भी अक्रॉस द बोर्ड, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, तो वो अलग मिले तो वो, लेकिन वो अपने अपने उसमें होते हैं ना, फंसे होते हैं, कैदी बन जाते हैं अपने के, पार्टी से अलग हो गए। तो अलग प्राइवेटली आप मिले तो बड़े वो
आपको, क्योंकि वो अपने हलकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका एहसास होता है। लेकिन बहरहाल जो लीडरशिप है वो लीडरशिप है। और अब आप देखिए ना, अब इजाजुल हक साहब हमारे भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त, मगर वो पीटीआई में। वो मुझे नहीं पता कि उनकी मुस्लिम लीग ज़िया जो है वो, मैंने उनसे बात नहीं हुई, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो ख़त्म कर दी उन्होंने है। लेकिन बहरहाल मतलब है कि वो एक कचूमर सा बन गया है सियासी जमातों का। लेकिन वो जरदारी साहब ने आज बात की ना कि जल्द हमें अपनी अपनी एक शनाख्त के साथ तो आना होगा ना सामने, और कि भाई मुज़ाकरात का भी पीपल्स कहा पार्टी डॉक्टर क्या साहब वज़ीर आज़म साहब से। नहीं, वो क्या तो मुमकिन है डॉक्टर साहब इस स्टेज पे आके कोई मुज़ाकरात? मुज़ाकरात कैसे मुज़ाकरात होंगे? तो फिर डॉक्टर साहब हल क्या है इन मसाइल का? इन मसाइल का हल होता तो मतलब है कि मैं कोई यहाँ पे कंसल्टेंट लगाऊं जो मुफ्त के मशवरे दूं सबको बैठ के। इसका मसाइल का हल नहीं है, इसका एक ही हल है, जबरदस्त है, वो मैं कह चुका हूँ खत्म। और क्या ये क्या हो रहा है? और इस वक्त ये मसाइल का हल खुद नहीं ढूंढ सकते सारे बैठ के। तो इशू ये है कि वो इसमें अब देखें ना, अच्छा वो पैसे नहीं गए। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने, अच्छा इलेक्शन कमीशन ने भी वो खत लिख दिया स्पीकर साहब को और चेयरमैन सेनेट को जी, अच्छा ऑर्डर किया हुआ उनको हाई कोर्ट इख्तियारात के हवाले से। नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। फिर सुप्रीम कोर्ट का 3-4 अच्छा वो रिव्यू में भी नहीं गए कि इसकी वजाहत फरमाए कि ये कितना है, ये क्या है, फैसला क्या था, इसकी वजाहत फरमाए। रिव्यू भी नहीं हुआ। और कल उसमें सेक्रेटरी जो खजाना है वो मुझसे चले गए, बाहर चले गए। मरियम साहिबा आज जा रही है गालिबन सऊदी अरेबिया रात को। अल्लाह ताला उनकी इबादत सब मुसलमानों की, उनकी, उनके अहले खाना की, सबकी इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सारे मुसलमानों की, सबकी। और जो मुसलमान नहीं है अल्लाह ताला उनको पे भी अपना करम करे। बात ये सारी कि जो इशू है वो अपनी जगह है कि फैसला तो है सुबह, अब जाएगा कौन, और इलाज भी एक ही है कि अदालत क्या करेगी। वो जो क्यूरेटिव रिव्यू का था उसका भी फैसला महफूज है जी, फैसल साहब का वो महफूज है फैसला। उसके बाद जो है वो सुबह सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कितने रस्ते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कंटेम्प्ट के अलावा लगेगी तो किस पे लगेगी, क्या होगा। तो वो जो है ना फियर ऑफ अनसर्टेनिटी वो इस वक्त पीक पे है। ये जितने हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं, इंतहाई डरे हुए हैं इस वक्त, सब परेशान है कि क्या होगा आगे। एक दूसरे पूछ रहे हैं क्या होगा, यानी कि किसी को खबर नहीं, किसी कुछ नहीं। देखे ना ये तो सूरत हाल अजीब सी हो गई है ना। कंटेम्प्ट किस पे लगेगी नहीं लगेगी, फैसला मुतनाज़े है इखलाकी पोजीशन के। इस मुल्क में इखलाकी पोजीशन के ऊपर कभी कुछ, इस मुल्क में वाहिद अगर चीज नहीं है ना तो वो इखलाक की तो बात ही कोई ना करे ना। इखलाकी तकाजा ये है, इखलाकी तकाजा ये है कि उससे ये ओ यार क्या कौन से लोग रहे हैं, कौन से हम लोग अपने ऊपर रख के बात करते हैं। मतलब इखलाकी तकाजे कहां से आ गए, इखलाक की पैमाना, इखलाक की देखिए ना। खुद चाहिए सदर छोड़ दे, खुद चाहिए वजीर आजम इस्तीफा दे दे, और यहां लोग किसी का वो क्या कहते हैं वो उसका एक रोटी का निवाला नहीं छोड़ते दूसरे के लिए। तो उसके लिए वो ये अखलाकी जसीर को लात मार दें, छोड़ दें, वो उठा के फेंका नहीं जाता है जब तक यहाँ कोई छोड़ता है था। ब्रेक का वक्त है डॉक्टर साहब। नहीं तो सुबह क्या होगा, ठीक है वापस सुबह आप पैसे अंदूरी, अब कंटेम्प्ट लगेगी, किस पे लगेगी, कैसे लगेगी, क्या होगा, वापस आके जानते हैं डॉक्टर साहब आपसे मजीद। एक नई चीज जन्म ले रही है दरमियान में। अच्छा ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासत पर बात करने से पहले खित्ते में कुछ नए महाज खुलने वाले हैं, बात करने वाले थे। मैंने कहा था कि एक नई चीज, अच्छा मैंने कहा नई चीज खामोशी के साथ, नहीं तो नहीं उस पर हम करते रहे हैं काफी अरसे से, लेकिन अब वो उसके खदो खाल जरा वाजे हो रहे हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है, इंटरेस्टिंग उसको मतलब आप महसूस कर सकते हैं, एकदम से कोई वाकया नहीं हो रहा, लेकिन एक ग्रेजुअली आपको एक मामला सामने आता हुआ नजर आएगा। और वो ये है, और वही यूरोप, जैसे एक मशरिक़ वस्ता, ये मशरिक़ वस्ता की तो खैर टर्म ही बड़ी एक इसके डिबेटेबल है कि मशरिक़ वस्ता कहा जाना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना मगरबी दुनिया,
तो वहां पर भी वेस्ट वाले उसको वेस्ट ही कहते हैं, हालांकि वो जहां बैठे होते हैं उनके वेस्ट में तो कुछ और होता है। लेकिन बहरहाल एनीवे, तो मतलब हम अगर लंदन में हों या हम अगर फ्रांस में हों तो हम जो है वो हमारा मगरिब कुछ और होगा, लेकिन हम यहाँ पे होते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि इस तरफ रुक करके काबा शरीफ इस तरफ है। तो मतलब ये तो बेसिक सी बात है। लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि एक नई चीज सामने, वो है यूरोप। और यूरोप में एक तो हमें पहले ही पता था कि जी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे यूरोप के लोग, क्योंकि अमेरिका बुनियादी तौर पे कॉलोनीज ही है ना, जो अमेरिका है मौजूदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो उसमें अमेरिका के असल लोग तो नहीं है। अमेरिका में कोई स्पेन से आया हुआ है, कोई आयरलैंड से आए हुए हैं, कोई फ्रांस से आए हुए हैं, कोई ब्रिटेन से आए हुए हैं, वो असल बंदे तो उनके वहाँ की कोई सिविलाइजेशन तो नहीं है, वो तो गायब हो गए। ठीक है, उनका कत्लेआम हुआ, क्या कुछ हुआ, वो एक अलग कहानी है। तो 200-300 साल पुरानी हिस्ट्री है उनकी। बाकी जो जगह हैं उनकी हजारा साल पुरानी हिस्ट्री। हम जहां बैठे हैं यहाँ पे हजारों साल पुरानी आपको मिलती हैं जी। पाकिस्तान में, भारत में, चाइना में, यूरोप में, तुर्की में, बाकी जो ममालिक हैं, मिस्र में, अफ्रीका में। लेकिन अमेरिका में तो आपको जो थी उनकी चीजें वो हटा के उन्होंने वहां पे तो आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और ऐसी चीजें ही नजर आती हैं। यूरोप के अंदर जो है वो जो मैक्रों का विजिट हुआ है, और इससे पहले स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर का विजिट और मैक्रों का विजिट, तो मैक्रों का जो विजिट हुआ है फ्रांस का, तो फ्रांस के विजिट में मैक्रों ने एक नया लफ्ज सामने वो लेकर आए हैं, और वो ये है कि यूरोप को आंखें बंद करके अमेरिका की का साथ नहीं देना चाहिए। और लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, यानी आप कहें कि इसकी उर्दू कुछ इस तरह से बन सकती है स्ट्रेटेजिक, वैसे तो फौजी उसमें इस्तेमाल होती है इस्तेलाह, लेकिन फिर इकोनॉमी में भी और जगहों पर भी, तो ये कह सकते हैं खुद मुख्तार हिकमत अमली होनी चाहिए यूरोप की। और उसमें वो खुद मुख्तार ऑटोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक तीसरा ब्लॉक भी कहीं, तीसरा या चौथा, क्योंकि यहां पर मशरिक वस्ता भी एक शेप ले रहा है डिफरेंट अरब ममालिक, मशरिक वस्ता के टर्म हम यूज करें, अरब ममालिक कहें या गल्फ कहें या उसको मीना कहें, जो भी कहें, लेकिन बहरहाल यह है कि यहां पर एक अलग सूरत हाल है। लेकिन वो उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात की है कि हमें आंखें बंद करके पीछा नहीं करना चाहिए। और पॉलिटिको को इनके दो, जब इनका त्यारा वहां से सफर कर रहा था तो रास्ते में उन्होंने पॉलिटिको, जो पहली स्लाइड है, उन्होंने दो अपने फ्रेंच जो साहब उनके साथ जर्नलिस्ट थे उनको इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा यूरोप मस्ट रेजिस्ट प्रेशर टू बिकम अमेरिका's फॉलोअर्स, सेज मैक्रोन। अमेरिका के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए। और फिर उन्होंने ताइवान के बारे में भी कहा कि ये हमें अमेरिका और चाइना के फड्डे में दरमियान में नहीं आना चाहिए। ताइवान से क्या ताल्लुक है हमारा? यूक्रेन इशू है ना, तो यूक्रेन के पीस प्लान के ऊपर ही तो गए ना वो वहां पे, क्योंकि चाइना ने तो पीस प्लान जो पेश किया है वो यूक्रेन के वाले से किया ना, यूरोप के वाले से किया। ताइवान के ऊपर तो चाइना यूरोप का बात ही नहीं कर रहा। यूरोप का क्या ताल्लुक है जो है वो ताइवान से? ठीक है, यूरोप का क्यों ताल्लुक ही नहीं है ताइवान से? तो अच्छा, इसी तरह से तो फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने उस पर लिखा है कि जी चाइनाज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज टेकिंग शेप। अच्छा, ये अब जो है ना इसको बहुत तनकीद हो रही है, बहुत तनकीद हो रही है मैक्रों की, जो है ना वो बिल्कुल आप समझें कि तबीयत साफ की हुई है अमेरिकन मीडिया ने। हाँ। और कि ये यूरोप है ऐसा है वैसा। यूरोप में हंगामे हो रहे हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो इसके बारे में जो रशिया और चाइना है, वो ये जो मुजाहरे होते हैं ना, बहुत सारे तो होते हैं मुजाहरे जो जेन्युइन होते हैं, बहुत सारे मुजाहरे जो होते हैं ना, जब ये मुजाहरे शुरू होते हैं तो उसके बाद फौरन खासतौर पर प्यूटिन जो है ना, ये कलर रेवोल्यूशंस उसके दिमाग में आते हैं प्यूटिन के, ये मुजाहरों के पीछे कोई है, क्योंकि ठीक है, तो वो ये कलर रेवोल्यूशंस आते हैं कि ये हंगामे, ये खाना जंगी और इस तरह की जो बातें होती हैं, जो आपके यहाँ पाकिस्तान में बज़ाहिर देखा जाए तो हर रोज हो रही होती हैं। पाकिस्तान में तो एक दिन में आपको पता है 8-10 दफा आर्टिकल 6 लग रहा है हर आदमी पे, मतलब एक तमाशा बना हुआ है, जो अब जिसने रुकना है, बतौर पाकिस्तान आगे जाना है ना हमने। फिर शहादतें हुई हैं, फिर आज दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जी, फिर दोबारा वो देखें ना, वो इश्यूज हैं आपके, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी, ये बुनियादी अवाम, पब्लिक, महंगाई, ये इश्यूज हैं। अच्छा, अब ये यूरोप दरमियान में से निकल के आ रहा है सामने, और ये मैक्रोन ने जो बात की है इसको किसी तरह से, अच्छा यहां तक बात खत्म नहीं हुई, फिर आगे एक, यानी एक तो होती है ना एक बयान दे दें,
दूसरा ये हुआ है कि जो एयरबस है, एयरबस जो जितने लोग भी फजाई सफर करते हैं उनको पता होगा कि एयरबस क्या है। एयरबस एक तैयारा है, एक जहाज है, एक खास किस्म की जहाज है, खास किस्म का जहाज है जो यूरोपियन है, और उसका मुकाबला है बोइंग के साथ जो कि अमेरिकन है। तो बोइंग तो पुराना है, वो 1900 पता नहीं 15 में शायद 15-16 के अंदर बना था। और दोनों जो हैं वो 737 और वो 747 और 70, तो वो उस हिसाब से बोइंग तैयारा, बोइंग तो बोइंग अमेरिकन ब्रांड है सही। और जो एयरबस है वो यूरोपियन ब्रांड यूरोपियन है, है। ठीक है ना, A300 और ये सारे एयरबस। और दोनों जो हैं वो उनके दरमियान फिर इनके जो मॉडल्स ऊपर जाते हैं, तो दुनिया में एयरबस ज्यादा बोइंग से आगे निकली हुई है इस वक्त जो यूरोपियंस हैं। और एयरबस जो है वो जर्मन, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है एयरबस का। इसका एयरबस का जो हेडक्वार्टर है फ्रांस में। अच्छा। इसका ये रजिस्टर हॉलैंड में है, लेकिन एयरबस है, अच्छा, ये जर्मनी में बनती है। एयरबस के तैयारी जर्मनी में बनते हैं, फ्रांस में बनते हैं, अमेरिका में बनते हैं, और अब चाइना में भी बनने शुरू हो गए, चाइना में। अच्छा। और साथ ही चाइना में पहले भी, अब दूसरी जगह पे, ठीक है, जो तियाजिन उनका प्रोविंस है वहां पर स्टार्ट हो गए। और दूसरी जो बात है वो ये है कि बड़ी, इस वक्त जब आप कह रहे हैं चाइना से डिकपल करो, पाबंदियां लगाओ, अपना ये बंद करो, टिकटॉक खत्म, फलाना ढिमाकना, तो मैक्रो जो है ये एयरबस की मैं अभी जो 5वीं इनकी वेबसाइट पे, तो एयरबस हेलीकॉप्टर इन चाइनाज जीदैत, ये जो चाइना की एक लोकल फर्म है, जो हमारी 5वीं स्लाइड है, एयरबस की वेबसाइट पे जाएं तो इन्होंने साइन कर लिए 50 हेलीकॉप्टर्स, एयरबस के साथ 50 हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा किया। हाँ। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है एयरबस टू डबल प्रोडक्शन इन चाइना, पहले जो प्रोडक्शन हो रही थी वो प्रोडक्शन डबल कर दी उन्होंने, मूव्स अहेड विद न्यू ऑर्डर्स, नए ऑर्डर मिल गए 160 के करीब, तो जहाजों के ऑर्डर्स हो गए हैं, 50 ये हेलीकॉप्टर्स के, मतलब एक ट्रेड जो है चाइना के साथ वो उन्होंने डबल कर दी है जो चाइना की प्रोडक्शन थी। अमेरिका इस वक्त एप्पल को मूव कर रहा है वहां से कि एप्पल को कहां लेके जाएं, एप्पल की प्रोडक्शन को हम कहां लेके जाएं, ये वो सब। इस दौरान फ्रांस ने वहां पे ट्रेड डबल कर और साथ ही फ्रांस कह रहा है कि एक जो है वो ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये इस लफ्ज के बड़े दूरस्थ असरात होंगे। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसकी वजह यह है कि, अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने अमेरिका जो यूरोप से मांगे हैं 2.5 लाख आर्टिलरी शेल्स अ मंथ, क्या वो दे सकते हैं? और क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो 7वीं स्लाइड है हमारी कि रॉकेट्स टू बॉल बेयरिंग्स, पेंटागन स्ट्रगल्स टू फीड वॉर मशीन, पेंटागन के पास इतने फंड्स नहीं है। और जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसके बाद वो कह रहा है कि 2.5 लाख आर्टिलरी शेल्स अ मंथ मांग रहे हैं यूरोप से। तो क्या यूरोप जो जहां पे मुजाहरे हो रहे हैं, जहां पे अपने इश्यूज हैं, यूरोप एक खूबसूरत, उसके अलग अलग मुल्क हैं, वो उनके अपने अपने हर मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो यूक्रेन की जंग के अंदर सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स, क्राइम बढ़ रहा है, ये हॉस्पिटल्स में लोड है, इधर उधर साथ, तो वो उसको निपटेंगे या वो अमेरिका और चाइना के फड्डे में पड़ेंगे बीच में, ताइवान के ऊपर क्या पॉलिसी है? फिर एक और बात हुई है जिसको महसूस किया जा सकता है, इसराइल के जो अरब एकर्ड्स थे ना, इब्राहिम एकर्ड्स, अरब ममालिक के साथ या गल्फ या बाकी मुल्कों के साथ, उनमें थोड़ी सी सर्दमोरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक, वो इसलिए आ रही है कि जो सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन और ओमान का डेलीगेशन वो सना में उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए। और मैं अरब न्यूज को कोट कर रहा हूं, अरब न्यूज की जो 12वीं स्लाइड है, निगोशिएट नियर फाइनल पीस डील, ये अरब न्यूज है। अच्छा, इसका जो इंपैक्ट है ना कि ओमान जिसका बॉर्डर मिलता है यमन के साथ, सना और अदन, और अगर मैप देखें ना यमन का, सना अदन एक तरफ है, हाँ, जो कि आपको जिसको कह लेंगे मगरिब की तरफ या जनूब मगरिब की तरफ, और ओमान इधर है, और बीच में वो इलाका है जिसको कहते हैं हम हजरुल मौत, जो कि सहरा हैं, डेजर्ट से, इनमें कबाइल हैं, जिसमें अलकायदा और ये जो बहुत बड़ा बीच में येलो इलाका, ये है मैप में जो येलो नजर आ रहा है आपको, येलो, ये पूरा बहुत बड़ा सहरा है और उसमें कबाइल हैं, और ये तकरीबन नोगो एरिया है। मतलब आपने अगर यहां से सना से गाड़ी में बैठ के कोशिश की कि आप ओमान तक पहुंचे, तो रास्ते में कहीं कहां जाएंगे किसी को नहीं पता। मतलब ये यहां पर मतलब बहुत मतलब कोई सेफ नहीं है यहां पे बाय रोड जाना ओमान से।
अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई ऐसे रिसोर्स है तो लोग इधर ही रहते हैं, इस तरफ ही रहते हैं, सना अदन ये सारे जो ताइज का इलाका है और बाकी। तो ओमान ने बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी किया है। लेकिन ये जो डील हो गई सऊदी अरेबिया और ईरान की, जिसका सबसे पहली खबर अरब न्यूज दे रहा है, ठीक है, और अरब न्यूज ही कह रहा है कि ये तो नियर फाइनल डील है, इसका इंपैक्ट फौरी तौर पे पड़ेगा बहुत से, शाम पे पड़ेगा जी, इसका इंपैक्ट पड़ेगा लेबनान पे, इसका इंपैक्ट पड़ेगा इराक पे, इसका इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे जो कि खुशाइंद होगा, अच्छा होगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा और बहुत से इलाकों पे। और देखना है कि मुल्क कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये जो यमन की वॉर अगर खत्म होती है, अच्छा इसमें प्रिजनर्स भी छोड़े हैं, ठीक है ना, और यहां पे प्रिजनर्स को दोनों तरफ से, अल जजीरा कह रहा है सऊदी अरेबिया ने 13 हुतीज को छोड़ा है। ये काफी दिन पहले मेरे ख्याल से इनकी जो प्रिजनर्स की टॉक्स है ना, ये पहले जिनीवा में चल रही थी। तो लेकिन चाइना जब से आया ना तो तेजी हो गई और फौरन और ईद से पहले कह रहे थे कि सीजफायर बहुत पहले ये डील फाइनल होने जा रही। यमन वॉर का खत्म होना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा वाकया। अच्छा दूसरा मसला, अच्छा तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट, देखें इन्होंने यूएई ने कहा था उनको कि आप ये मैसेज भेजा था कि आप ये राइट विंग गवर्नमेंट को ना लाएं, इजराइल को नहीं माना तो नेतन्याहू कहीं दरमियान में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट फंसी हुई है, ठीक है। आज भी वहां पे एक बच्चे को शहीद किया उन्होंने। अब नो वन इज बॉदरिंग ना कि इजराइल क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो था ना कि अमेरिका का प्रेशर है, अमेरिका ये सारे मुल्क खुद खड़े हो रहे हैं, तो ठीक है इजराइल को देखेंगे जैसे देखना है, हम अपने मुल्कों को भी सब देख रहे हैं। तो वो जो एक्साइटमेंट थी ना बहुत ज्यादा, हो उनसे मिले बगैर टेक्नोलॉजी नहीं, आपके ख्याल से अमेरिका सारी टेक्नोलॉजी शेयर करता है इसराइल के साथ, ये इंडिया के साथ, ये बाकी अपने अलाइंस, क्या बात, ये फाइव आइज वगैरह, अपनी टेक्नोलॉजी तो इस वक्त ऐसी है कि जिसने बना ली उसने अपने पास रखा, वही तो आपके पास खेल है सारा। तो वो जो है ना, अब आपकी टेक्नोलॉजी यूरोप के अंदर बन रही है, चाइना के अंदर बन रही है, आप इंडिया में देखें, आप इवन अरब मुल्कों में देखें, टेक्नोलॉजी तो बहुत कई मुल्कों में है, तो मतलब क्यों डिपेंड करेंगे इसराइल पे बहुत ज्यादा। तो एक साथ मोहरी है बहुत ज्यादा। तभी वो सीआईए के चीफ आए खामोशी से, उन्होंने आके कहा ना करें, ये करें वो करें, ईरान ये मामला तय होने। एक और मामला जो बड़ा दिलचस्प है वो ये कि G20 की समिट कहां होती है जी। G20 की सदारत इस साल इंडिया के पास है, वो रोटेट करती है ना साल, इस साल वो इंडिया के पास है। इंडिया ने एक अच्छा एक तो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, तो उसमें चाइना ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि चाइना उसको अपना इलाका समझता है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि क्या इंडिया कहां पे अपना G20 का इजलास करने जा रहा है और उसमें कौन से मुल्क। इंडिया ने, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं, इंडिया सिर्फ चाइना एंड पाकिस्तान फिक्सेस G20 मीटिंग इन श्रीनगर। मकबूजा कश्मीर में उन्होंने G20 का इजलास बुलाया है, यानी मीटिंग जो होगी वो श्रीनगर में होगी। अच्छा श्रीनगर, क्या तुर्की आएगा, क्या सऊदी अरेबिया आएगा, क्या चाइना आएगा, G20 ममालिक है ना, तो दिल्ली में क्यों नहीं, मुंबई में क्यों नहीं, मतलब तो ये हाँ तो श्रीनगर। तो देखिए ना, अब ये एक बड़ा इशू है कि वो भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए, ये सारा मैंने आपसे कहा ना कि हमारे इश्यूज इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, सिक्योरिटी के लेवल पे जो थ्रेट्स हैं, और ये ऑपरेशन की जो बात हुई थी, मैं फिर बोल रहा हूं ये कोई जहाजों से बॉम्बिंग नहीं है, ये वो है जो भी पकड़ा है बंदा आपने, जैसे ये जो बीएनए का या जो भी, यानी आपने दहशतगर्दों को पकड़ना है और उसके साथ ही आपने इकोनॉमी ठीक करनी है, आपने लोगों को सिक्योर, तो ये इस किस्म का ऑपरेशन है, ये कोई जहाजों से बॉम्बिंग वाला ऑपरेशन नहीं है कि वो जो नो गो एरियाज बन गए थे तो पता चला कि आपने वो पूरे के पूरे इलाकों के ऊपर, जो खुदा का शुक्र है कि अब वैसे हालात नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इश्यूज हैं। हाँ। तो इसमें अब नया ब्लॉक बन रहा है, नए रूल्स बन रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, नहीं चल रही, कई मुल्कों ने आपस में शुरू कर दी है करेंसी, आपने फ्यूचर कैसे अगले 20-30 साल तक कैसे मुल्क को लेके चलना है, ये बातें डिस्कस हो रही हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इलेक्शन 10 तारीख को होंगे या 12 को होंगे या इसको होंगे, उसमें हम उसमें फंसे हुए हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।